वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द दीक्षित डेस्क, जहाँ लर्निंग होती है सिंपल, स्मार्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड। मैं हूँ शिवानी दीक्षित और आ गई हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, जो कि है DSSB TTT नेचुरल साइंस के सिलेबस रिवीजन के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि हमारे सिलेबस का बिगिन फिजिक्स के पार्ट से होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो कि 2 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये भी हम कंप्लीट करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी से। कुछ फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला जो कि हमारी 10th प्लस एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। उनसे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी, और ये हम फुल कंप्लीट करेंगे 10th एनसीईआरटी से। इस चैप्टर से भी बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट एंड मैनी मोर। वी विल डिस्कस दिस इन आवर चैप्टर। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ये फुल वीडियो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होगी, और मैंने कोशिश की है एनसीईआरटी से हर एक ऐसी लाइन ऑप्ट आउट करके आपको एक्सप्लेन करने की, जिससे DSSS भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकता है। ठीक है, और आप सबसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, मेरी फुल कोशिश यही रहेगी। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं स्टार्ट कर सकती चैप्टर, नहीं तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछोगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इसके एक्सप्लेनेशन से, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है, एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने से बनती है। जब इलेक्ट्रॉन्स और आई विल से चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी नामक एनर्जी का उद्गम होता है। ओके, या उत्पन्न होती है। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन मूव दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हालांकि DSSS भी ये नहीं पूछ सकता, बट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक इंट्रोडक्शन देना था हमारे चैप्टर का। अब आप ये भी पूछेंगे व्हाट इज चार्जेस। चार्जेस एक प्रॉपर्टी है, आई विल से फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्जेस। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, एंड न्यूट्रल न्यूट्रल ही रहता है, इट डजंट अट्रैक्ट एनीथिंग। इससे हमें समझ में आ गया होगा कि लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जब लाइक चार्जेस एक साथ होते हैं, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनने की कोई भी संभावना नहीं है, क्वेश्चन बनेगा अब जाकर। तो हमारा पहला शॉर्ट नोट, जो कि मैंने एनसीईआरटी से ऑप्ट आउट किया है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एक सिंपल क्वेश्चन अगर चाहे तो DSSS भी पूछ सकता है कि व्हाट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ कॉल्ड। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी ऑल नो दैट दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, बिकॉज हमारे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन का बिल्कुल टाइम नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग विद अ स्पीड and revising the important thing which can came in our exam, which we can see in our exam as a question. Okay, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
was before the discovery of इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो गई थी, जिसकी वजह से ये माना जाता था, स्टिल इट इज सपोज कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पॉजिटिव चार्ज के मूव होने से होती है. बट नाउ इट इज सेड कि इलेक्ट्रिसिटी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद, मैं रिपीट करती हूँ, ये माना जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, वो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, कैसे? ये हमारा सर्किट हो गया. मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करूं और किसी चीज पे नहीं. ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ होता है हाई प्रेशर, यहाँ होता है लो प्रेशर. कोई भी चीज हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाता है, जैसे डिफ्यूजन होती है, ठीक है. तो हमारे चार्जेस भी ऐसे ही है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो इसी से बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वेयर एज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ठीक है. आई होप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पूछ देगा ऑप्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और बाद में नीचे और ऑप्शंस दे देगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट, बोथ बी एंड सी करेक्ट, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ये देखते ही सॉल्व हो जाने चाहिए. ठीक है, अब आते हैं हम करंट के ऊपर. दैट इज I is equals to Q upon T. ठीक है, what is Q? Here Q is charge and T is time. I is current. चार्ज हमारा Q से डिनोट होता है, टाइम T से डिनोट होता है, I करंट डिनोट करता है. ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इतने चार्जेस, इतने कूलॉम ऑफ चार्जेस. ओके, उससे पहले इंपॉर्टेंट है इनकी SI यूनिट जानने का. चार्जेस की SI यूनिट है कूलॉम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं. टाइम की हमारी SI यूनिट है सेकेंड, जिसको हम S से डिनोट करते हैं. और करंट की हमारी SI यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं. और स्मॉल करंट जो होता है, स्मॉल करंट अगर हमें मेजर करना है, स्मॉल करंट दैट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर. ये मिली एम्पियर का साइन है. एंड माइक्रो एम्पियर. मिली एम्पियर हमारा होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर, और हमारा माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर. ठीक है, ये स्मॉल करंट जब मेजर करते हैं तो हम इसी यूनिट में मेजर करते हैं. पूछ सकते हैं, ठीक है, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं. ठीक है, तो 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर का 10⁻⁻6 एम्पियर. ठीक है, कूलॉम ये सब हो गया, ऐसा यूनिट हो गई. नाउ एक कूलॉम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एक कूलॉम is equivalent, I will discuss this in next slides.
slide. Okay, so 1 coulomb is equivalent to charge contained in nearly 6 to 10 raised the power 18 electrons. Okay, तो 6 into 10 raised the power 18 इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो 1 कूलॉम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक, अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर 1 सेकेंड. दैट्स सिंपल. इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारा, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो वो पता है, बट उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 18 कूलॉम, जो कि इसी को सॉल्व करके आती है. 1/6 को अगर हम 1/6 इंटू 10 रेज द पावर 18 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आती है. ठीक है, अब आप सबको पता ही होगा, बेसिक चीज है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग यू ऑल. करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमोमीटर. एमोमीटर नाम के यंत्र से करंट मेजर होता है. ये बेसिक है, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा. एक वायर के अंदर जो चार्जेस का फ्लो होता है वो बहुत स्मूथ और इजी होता है. हमको लगता होगा एक पतली सी वायर में चार्ज कैसे फ्लो करता होगा, लाइक पतली सी वायर में ऐसे बहुत ज्यादा हर्डल्स आएंगे, बट वो इतनी ही इजिली मूव करता है जितनी कि वो वैक्यूम में मूव करता है. तो मतलब एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनको ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि स्मूथ एंड इजी होता है उनका फ्लो, या फिर हर्डल्स आते हैं उन्हें वो वैक्यूम में ज्यादा, मतलब जो फ्री स्पेस में ज्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू वायर, बट दिस इज रॉन्ग. एक वायर में बहुत स्मूथली एंड इजीली मूव करते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकता है DSS भी. और जब एक स्टेडी करंट फ्लो होता है वायर से, स्टेडी करंट, तो इलेक्ट्रॉन एक ड्रिफ्ट स्पीड में फ्लो करते हैं. ये भी हमारी एनसीईआरटी में दिया है, सो जस्ट रिमेम्बर दिस. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट मेरे को मिला था एनसीईआरटी में, दैट इज हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. मैं बहुत तेजी से करा रही हूँ जस्ट टू रिवाइज यू द टॉपिक्स. मतलब जो मैं बता रही हूँ उनसे बाहर तो नहीं जाएगा, मतलब इस चैप्टर से. पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तभी मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जब वहां पे प्रेशर का एक डिफरेंस पाएंगे. प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे हाई होना चाहिए, यहाँ पे लो होना चाहिए. हमने एक एग्जांपल पढ़ा है, एनसीईआरटी में ही हमारा एग्जांपल दिया है कि हमें 2 टंकियां दी गई है, टंकी से पानी दूसरी टंकी में कैसे फ्लो होगा जब यहाँ पे ज्यादा भरा है. एक पाइप से डिस्कस डिवाइड कर दिया दोनों को, तो जब यहाँ पे ज्यादा पानी है, यहाँ ज्यादा प्रेशर है, तभी तो दूसरी टंकी में जाएगा. इन केस ये से लो होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे दूसरी टंकी में कैसे जा सकता है जबकि प्रेशर यहाँ पे लो है. वैसे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, वो मूव करेंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या लो प्रेशर टू हाई भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक्सटर्नल कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसमें ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये बैटरी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा. ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा. जो सेल्स होते हैं बैटरी में, उनमें
पाया जाने वाला केमिकल एक्शन जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। कहां पे? अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो बैटरी होती है हमारी, दिस इज बैटरी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। और ये है हमारे टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो केमिकल एक्शन जनरेट होता है सेल्स द्वारा बैटरी के टर्मिनल में, और वहीं से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। और ये तब भी होता है जब कोई करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि केमिकल एक्शन तो चल ही रहा है ना बैटरी में। तो ये तब भी होता रहता है जब कोई करंट पास ना हो रहा होगा। रिमेम्बर दिस, ओके। हमने फॉर्मूला तो डिस्कस किया ही था ऊपर, दैट इज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां पे हमारा V क्या है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज हमारा वोल्टेज, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। W है हमारा वर्क डन, work done in bringing these number of charges from one place to another is potential difference, okay. This is charges, okay. work done charges, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी वोल्ट। याद रखना है किसके नेम के आफ्टर बनाई गई है ये यूनिट, दैट इज लेजेंड्रो वोल्टा, ओके। ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और चार्जेस की हमें पता ही है, दैट इज कूलॉम। अगर हमें वोल्ट की ये यूनिट समझानी होगी तो कैसे समझाएंगे? 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। V जो होता है हमारा मेजर्ड होता है वोल्ट मीटर द्वारा। एंड वन मोर थिंग, किसी भी वायर या किसी भी जगह का हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता करना है तो हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा पैरेलल, हमेशा वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वेयर एज जो हमारा एममीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। ये याद रखना है, एममीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एममीटर in series, whereas voltmeter in parallel, okay, just remember this. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम्स लॉ दिया किसने था? ओम्स लॉ इज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने किसके बीच में रिलेशनशिप डिस्कवर किया था? बी एंड आई के बीच में रिलेशनशिप डिस्कवर किया था, ठीक है। उससे भी पहले हम एनसीईआरटी की एक लाइन डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जहां पे एक सर्किट में डिफरेंट वोल्टेज का करंट फ्लो होता है, और अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट की रीडिंग का रेशियो निकाला। उन्होंने हर बार पाया कि जो V और I का रेशियो है वो कांस्टेंट है, हर बार कांस्टेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर V बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है, V घट रहा है तो I घट रहा है, दैट इज वेयर वहां पे कांस्टेंट रेशियो निकल रहा है। फर्दर हम इन जॉर्ज साइमन ओम के ऊपर आते हैं, जिन्होंने बी एंड आई का रिलेशनशिप बताया। सो बी अपॉन आई हो जाता है हमारा कांस्टेंट, हम यहाँ पे यूज करेंगे कांस्टेंट, दैट इज आवर रेजिस्टेंस, और फॉर्मूला हमारा बन के आता है V इक्वल्स टू आई आर, और यही है हमारा व्हाट? ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ओम्स लॉ से क्वेश्चन सिंपल बन के आएगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा ना तो वो 4 स्टेटमेंट देगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम पैटर्न्स यही कहते हैं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो पूछेगा ना तो 4 सेंटेंस देकर पूछ लेगा, ए बी करेक्ट, बी सी करेक्ट, सी डी करेक्ट, और डी ट्रिपल एस बी को तो चाहिए ही टाइम बढ़ाना। तो वो
ऐसे कुछ 4 लाइन दे देगा, फिर फर्दर पूछेगा कि ए बी लाइन सही है, बी सी सही है, सी डी सही है। यहाँ पे बोल देगा कि जो साइमन ओम है उन्होंने किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताया था, बी एंड आई के बीच में बताया। वहीं पे ये अगर आपको घुमाना चाहेगा तो बोल देगा बी और आर के बीच में बताया है। जिन्होंने सही से रिवाइज नहीं किया तो वो शायद इसको सही करके आ जाएंगे। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है या कर्व लाइन ग्राफ होता है, इस पे भी स्टेटमेंट आ सकता है। साथ ही साथ आ जाएगा कि एनसीईआरटी में जो परफॉर्म की गई है एक्टिविटी, उसमें v अपॉन आई का कांस्टेंट रेशियो आता है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा। बट वो पूछ लेगा v अपॉन आर का रेशियो, लोगों को दिखेगा कि फॉर्मूला तो सही है, तो आर रेशियो कांस्टेंट होगा, तो वो ये टिक करके आ जाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको बस रिवाइज करना। अगर आपने रिवीजन किया है तो आप ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर ही लिया है, जहां पे आर हमारा कांस्टेंट होता है एक गिवन मेटेलिक वायर का एक गिवन टेम्परेचर पे, और आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज ohms. Ohm. The sign of ohm is this. Okay. तो ऐसा यूनिट हमने डिस्कस कर ली। अब हम आर को रेजिस्टेंस को फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू बी आई। वेट फॉर अ सेकेंड, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर विजिबिलिटी। ओके, तो आर इज इक्वल टू वी आई, जहां पे वी हमें पता है एक पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, और आई है हमारा करंट। तो अगर हमें 1 ओम की यूनिट को डिस्क्राइब करना है तो वी विल से 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 volt of current flowing from a 1 volt of potential difference upon 1 ampere। अगर किसी कंडक्टर के एंड से if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt, अगर किसी भी कंडक्टर के दो एंड पे पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है, तो उस यूनिट को उसको हम बोलेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा होगा कि आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, जिससे अगर अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, 2R हो जाता है, तो करंट कितना हो जाएगा? I अपॉन 2। ठीक है, हाफ हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के बारे में आपने सुना ही होगा। व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? इट इज एन component which is used to regulate current without changing voltage source। करंट को रेगुलेट करना, साथ में वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना, रेगुलेट करेंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप देखने के साथ साथ सुन भी रहे हो, रेगुलेट करेंट ऑफ इन वायर, कीपिंग वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट, सोर्स कांस्टेंट। ओके, रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक इलेक्ट्रिक सर्किट में डिवाइस होता है जो कि ऑफन यूज होता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। रियोस्टेट यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस, चेंज रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज, यहां से आ सकते हैं क्वेश्चंस। मतलब अकेला तो नहीं आएगा, ये आएगा तो 3-4 लाइन के साथ ही आएगा। इतना इजी क्वेश्चन, इजी है, वो नहीं पूछेगा। अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को रिटार्ड करना, रुकावटें पैदा करना, रिटार्ड करना, रुकावटें। ठीक है, अगर दो सेम साइज के कंडक्टर हैं और इसका लो रेजिस्टेंस है और इसका हाई, तो गुड कंडक्टर कौन सा होगा? ये होगा हमारा गुड कंडक्टर, और ये होगा हमारी बैड कंडक्टर। लो, समझ में
नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। लो रेजिस्टेंस मीन्स कम रुकावटें, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कम रुकावटें आएंगी तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ज्यादा रुकावटें आएंगी या हाई रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का तो वो बैड कंडक्टर होगा, और कंडक्टर अच्छा वही होगा जो अच्छा करंट अपने से फ्लो कराता है। ठीक है, ये तो हम सबको ही पता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एमोमीटर की रीडिंग के ऊपर है। एमोमीटर की रीडिंग में चेंज कब कब पाया जाता है। ठीक है, चेंजेस इन एमोमीटर रीडिंग। देखो, अगर वायर का नेचर चेंज होगा ना, मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए मटेरियल है हमारे पास जो अच्छा है और बी कम अच्छा है, तो हमारी जो एमोमीटर की चेंजिंग होगी, वो एमोमीटर की रीडिंग जो होगी वो डिक्रीज होगी। अगर बी अच्छा है, मतलब ए बुरा है और बी अच्छा है, तो वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे दोनों केस बनते हैं, ये डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर जो लेंथ ऑफ वायर है वो डबल हो जाती है तो एमोमीटर की रीडिंग हाफ हो जाएगी। ओके, अगर वो डबल हो जाती है, लेंथ इज डबल, द रीडिंग इन एमोमीटर विल वन हाफ। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा बचता है, लास्ट पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो, उसमें नेचर ऑफ वायर में घट भी दी थी, बढ़ भी दी थी। इसमें क्या हुआ, जो जहां हमने लेंथ डबल कर दी उसमें सिर्फ डिक्रीज हो रही है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? दिस इज मोटाई ऑफ द वायर किसी भी वायर की मोटाई। ठीक है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो हमारी एमोमीटर की रीडिंग भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा मोटाई होगी, आराम से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना, और जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ज्यादा एमोमीटर रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी एमोमीटर की रीडिंग के ऊपर कि क्या क्या होगा। अब बात करते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट? रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड होता है लेंथ पे, हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और हमारे नेचर ऑफ वायर पे। ठीक है, तो लेंथ के जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रुकावटें होंगी। इतने से वायर में इतनी रुकावटें हैं तो इतने से वायर में डबल नहीं हो जाएगी? लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी रुकावटें भी तो बढ़ती जाएंगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। रेड कैसे हो गया ये? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ऐसे है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जगह मिल जाएगी ना तो रुकावटें कम आएंगी, वो अच्छे से जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। रुकावटें कम होंगी, जितनी मोटाई होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। सो इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट की, दैट इज रो। ये हमारी लेंथ, ये हमारी एरिया, ये दोनों जो इक्वेशन है इनको मर्ज करके हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। फिर इसका कांस्टेंट हटाकर ये हमारी फाइनल फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। आर इज इक्वल टू, हमने देखा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए देखा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल, तो यूनिट हो जाएगी, ये है ओम ओम, ये हमारी मीटर स्क्वायर, ये हमारी मीटर, एक मीटर से एक मीटर गया, द यूनिट विल बिकम ओम मीटर। तो ये हमारी एसआई यूनिट किसकी? ओम की। जो मेटल एंड एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और वो लाई करती है, लेट मी राइट फर्स्ट, मेटल एंड एलॉय लो रेजिस्टिविटी। सबसे कम मेटल में होती है, उससे ज्यादा एलॉय में होती है, और सबसे ज्यादा होती है इंसुलेटर में। इनकी वैल्यू लाई करती है 10 रेज द पावर माइनस 8 ओम मीटर टू 10 रेज द पावर माइनस 6 ओम मीटर। और इस जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उसकी जो रेंज होती है, इंसुलेटर्स
की जो रेजिस्टिविटी है lies on the range between 10 raised the power 12 to 10 raised the power 17 ओम मीटर। तो हमारे जो मेटल एलॉय होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं लाइक रबर एंड ग्लास, इनकी जो हमारी रेजिस्टिविटी वो होती है हाई होती है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो हमारे एलॉय होते हैं ना वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी से बर्न नहीं होते हैं इस हाई टेम्परेचर पे भी, तभी वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है ज्यादातर लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स उन सब में इन एलॉय का यूज होता है। और टंगस्टन का तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वहां पे फिलामेंट के रूप में यूज होता है। और कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो होते हैं वो ट्रांसमिशन वायर की तरह लाइन में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आएंगी नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको जस्ट थ्योरेटिकल बता दी। अब हमारा नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, जो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस होते हैं उनमें करंट सब में सेम होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो होता है, बट जो वोल्टेज होता है वो V1 V2 V3 और इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। ठीक है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो आई हमारा सेम है। ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला बताया V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू हमने पहले डिस्कस करा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो है। और ओम्स लॉ से हम निकालेंगे IR1 IR2 प्लस IR3। आई हम कॉमन लेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 और R3। तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनने की बहुत संभावना है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर हमें टाइम मिला कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा देंगे। तो सिंपल बनते हैं, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है ना, दे दिया जाएगा बहुत सारे करंट दे दिए जाएंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस निकाल, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल आई निकाल लो, V निकाल लो, या फिर दे दिया जाएगा B दे दिया जाएगा हमें सिंगल, सॉरी यहाँ पे तो उल्टा होगा, यहाँ पे तो आई सेम होगा, ये तो पैरेलल में हो जाएगा। V1 V2 टोटल B निकाल के टोटल R निकाल के आई निकाल लो, आई दिया जाएगा, R निकाल लो टोटल B निकाल लो, है ना, ऐसा हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये हमारे पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे V हर जगह सेम होता है बट I डिफरेंट होता है, I1 I2 और I3, और ये इक्वल होता है I के। I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा V सेम है तो V अपॉन R, ओम्स लॉ से ये भी निकलता है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। तो ये जो हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V और I भी पूछ सकते हैं, तो इसी फॉर्मूला में R पहले सॉल्व करेंगे, फिर V इज इक्वल टू IR में डाल लेंगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज किसमें, सीरीज कनेक्शन में हाईएस्ट डिसएडवांटेज है, दैट इज फेरी लाइट्स, जो कि हम सब ने सुना ही है। फेरी लाइट्स में क्या होता है, एक फ्यू बल्ब खराब होता है तो सारे बल्ब आराम से बंद होना आरंभ हो जाते हैं, तो सीरीज कनेक्शन का ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर सीरीज का कॉम्बिनेशन में कोई सर्किट लगा है ना, तो अगर यहाँ पे फ्यूज होगा ना कोई चीज, हर चीज फ्यूज हो जाएगी, नथिंग विल वर्क आउट। पैरेलल में क्या होगा,
पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, एक जगह पे अगर फॉल्ट होता है तो और जो चीजें पैरेलल में कनेक्ट है वो अपना चलती रहेंगी। फॉल्ट वाली चीज यहाँ पे है अगर, तो यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, अपना करंट फ्लो हो रहा है बढ़िया से। दूसरा क्या है, दूसरा अगर करंट सीरीज में, अगर करंट ज्यादा पहुंच गया तो सीरीज में करंट नहीं, सीरीज में अगर हम कोई चीज यूज करें, जैसे घर में यूज कर रहे हैं, तो कहीं पे हमें ज्यादा करंट यूज करना है, जैसे आयरन में ज्यादा करंट यूज करना है, बल्ब में कम यूज करना है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट अगर एक समान आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो फ्यूज हो ही जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल नहीं पाएगी। बट पैरेलल में ये होता है, पैरेलल में जो करंट फ्लो करता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस जगह पे उतनी करंट फ्लो होगी। अगर इस जगह पे 5 एम्पियर की करंट चाहिए तो 5 एम्पियर ही की जाएगी, इस जगह पे अगर 10 एम्पियर की जानी है तो 10 एम्पियर की जाएगी, तभी हमारा पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग होता है और सीरीज में सेम होता है। वोल्टेज अलग होता है सीरीज में, वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंप्लीट होने को आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम बैटरी या सेल का यूज करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को चलाता है ताकि करंट फ्लो करे, और जब करंट किसी रजिस्टर जैसे बल्ब हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया से गुजरता है, तो उस रजिस्टर में क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, हीट बनने लगती है, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता कैसे है ये, जब करंट आई किसी रेजिस्टेंस से फ्लो करता है, गुजरता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है वहां पे टकराते ही। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आ रहे हैं एक स्पीड से, यहाँ पे वो टकराएंगे, टकराए तो टकराने में उनकी कुछ एनर्जी लॉस हुई, वही एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, हीट फॉर्म में निकलती है, और इसी को हमने कह दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारा H इक्वल्स टू वी आई टी, जिसको हम आगे फॉर्मुलेट करें तो आई स्क्वायर आर टी। ये कैसे आया है यहां से यहां तक, ये आया हमारा ओम्स लॉ से, म्यूजिकल लॉ। ओम्स लॉ बहुत जगह काम आता है, ये फॉर्मूला याद कर लिया ना, आप बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। म्यूजिकल टू आई आर, यहाँ पे हमने आई आर की वैल्यू रख दी, आई स्क्वायर आ गया, आर आ गया, और सॉरी ये तो टी है ना, आई स्क्वायर टी। ठीक है, आई स्क्वायर टी। तो यहाँ पे हमारा जो एच है, हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के, और रेजिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एच को हम कहते क्या है, इसको इस फॉर्मूले को हम कहते क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो हमारे एलॉय हैं वो इसी का एग्जांपल है। एलॉय जो हमने आगे डिस्कस किया था कि उनका वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि उनमें हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है ना। तो वही है जो हमारे एलॉय होते हैं वो हीटिंग अप्लायंसेस में यूज होते हैं। जब मैंने बताया था टोस्टर हो गया, केटल हो गया, आयरन हो गया, ईटीसी, मतलब आप समझ सकते हैं कौन कौन से हीटिंग अप्लायंसेस। ठीक है, आयरन हो गया, अवन भी हमारा वही है। ठीक है, तो वो ये जो एलॉय होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग का एग्जांपल है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल वो फ्यूज, फ्यूज का एग्जांपल भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे डिपेंड है। फ्यूज क्या होता है, दिस इज फ्यूज, जो कि हमारे घरों में हम कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, तो यही फ्यूज कनेक्ट होता है। यहाँ पे अंदर एक, ये पहले तो सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, ये
बता दो, सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि अगर जैसे पता है ना, अगर एक चीज उड़ती है सीरीज में तो सब चीजें बंद हो जाती है। तो फ्यूज के साथ यही होता है कि वो बंद होता है तो सारे घर की लाइट चली जाती है। ये बेसिकली बना होता है मेटल या एलॉय से, जिसका एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ठीक है, ईटीसी। इनका मेल्टिंग पॉइंट ये होता है हमारा, ठीक है, फ्यूज। ये जो इसकी कवरिंग है वो हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल की यूज करते हैं, दैट इज पोर्सिलिन। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्यों हम इसको कवर करके रखते हैं? कि करंट जो है वो बाहर ना आ जाए। ये हमारी मेटल कैप्स है। तो ऐसा फ्यूज हमारा काम करता है। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे का एक बेहतरीन एग्जांपल है। लास्ट टॉपिक है हमारा पावर पे। पावर, अब पावर जो हमारे घर में आती है वो जस्ट सेम यही है। P इज इक्वल टू वी आई होता है, और जिसको हम लिख सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सॉरी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर आर, जहाँ पे v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू होता है आई आर। फॉर्मुलेट होके ये आ गया। अब आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर भी होता है, तो हम फर्दर इसको फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन आर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये यहाँ से यहाँ कैसे गया, यहाँ से यहाँ कैसे गया। ये चीजें एग्जाम में आएंगी भी नहीं, जस्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अगर वोल्टेज और करंट दे दिया तो हम ये यूज करेंगे, करंट एंड रेजिस्टेंस दे दिया तो हम पावर को निकालने के लिए ये यूज करेंगे, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। इसकी यूनिट होती है हमारी, ऐसा यूनिट होती है हमारी वॉट, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट वॉट है, वो बहुत छोटी है, और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं किलोवाट। और जो हमारी कमर्शियल यूनिट जो होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज किलोवाट पर आवर। अब जैसे कि हमें पता है, पता नहीं है तो पता कर लो, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। अब किलोवाट को अगर हम वाट और को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट को अगर हमने वाट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहा तो ऐसे होगा, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000, 1000 इंटू वट सेकेंड, ये वॉट हो गया। और ये हमारी फाइनल निकल के आएगी 3.6 इंटू 10⁻⁶ ठीक है। इसकी दूसरी यूनिट होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू वाट, वाट सेकेंड पूछ ले, किलोवाट सेकेंड पूछ लेगा, एक ऑप्शन में जूल दे देगा, एक ऑप्शन है वाट सेकंड दे देगा, फिर पूछ लेगा ए बी करेक्ट, बी सी करेक्ट, नन ऑफ द करेक्ट, ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में सब शेयर करें, एंड थैंक यू, साइनिंग ऑफ।